नमस्कार, 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मंडला पहुंची प्रियंका गांधी, भाजपा पर बोला हमला, शिवराज सरकार को बताया घोटालेबाज। इजराइल हमास के बीच जारी विवाद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दी अपनी प्रतिक्रिया, प्रदेश की योगी सरकार पर भी साधा निशाना। बिहार के बक्सर में हुआ बड़ा हादसा, अब तक 4 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भाजपा पर बोला हमला, कहा अगर हम भ्रष्टाचारी तो हमसे क्यों की बात। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हालत पतली, पीएम मोदी के चेहरे पर भी पार्टी को नहीं हो रहा विश्वास। लोकसभा चुनाव करीब आता देख आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बदली भाषा, भारत को बताया 5000 वर्ष से सेक्युलर देश। विधानसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश का सियासी पारा आजकल काफी हाई है। चुनाव के चलते कई बड़े नेता लगातार प्रदेश के चक्कर भी लगा रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के मंडला में पहुंची। यहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा प्रियंका ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए मंडला पहुंची प्रियंका गांधी प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस ने आपको जो भी अधिकार दिए थे और आपको सशक्त बनाने के लिए जो भी काम किए थे, बीजेपी के सत्ता में आने पर वो सब आपसे छीन लिए गए। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि मनरेगा लागू नहीं किया गया, गाँव में रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण पलायन बढ़ गया है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपको अपनी उपज का सही दाम नहीं दिया जा रहा है, जब आप आंदोलन करते हैं तो आप पर गोलियां चलाई जाती हैं। शिवराज सरकार को घेरते हुए प्रियंका ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की 225 महीने की सरकार है, 250 घोटाले हैं। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए प्रदेश में आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा की सरकार के लोग लूट में व्यस्त हैं। जाति जनगणना के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हम बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इससे पता चलेगा कि ओबीसी आदिवासी किस वर्ग के कितने लोग हैं। हम गिनती करने को कह रहे हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, गिनती करो तभी पता चलेगा कि सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि बिहार में गिनती की गई, पता चला कि 84% लोग ओबीसी एससी एसटी वर्ग के हैं। जिनकी आबादी ज्यादा है उन्हें पद और मौका नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि गिनती से लोगों के साथ न्याय हो सके, लेकिन ये सरकार इतना भी नहीं करना चाहती। ये कहते हैं कि हम जनता और समाज को बांटना चाहते हैं, हम सभी को न्याय देना चाहते हैं। जाहिर है कि प्रदेश में लगातार पीएम मोदी से लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष के कई बड़े नेता दौरे पे दौरा कर रहे हैं। वैसे अभी तक के हालातों से मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस का पलड़ा जो है वो काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इसको लेकर के भारत में भी अब अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस पर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। साथ ही अखिलेश ने भाजपा पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है अखिलेश ने, जानिए इस रिपोर्ट में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच जारी जंग को लेकर कहा कि हम जंग के खिलाफ हैं। ये लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, इसका बहुत पुराना इतिहास है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि समाजवादियों का हमेशा से जो पक्ष रहा है, जो सिद्धांत रहा है, वो आज भी है। हमारा पक्ष है कि किसी का नुकसान ना हो। सपा प्रमुख ने इस दौरान भाजपा पर भी निशाना साधा। भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब साथ आने की बात हो गई है तो सीटों का मसला बड़ा नहीं है। जब प्रदेश में चुनाव आएगा तो बात होगी, जब गठबंधन हो गया है तो अब कोई बड़ी बात नहीं है। इस दौरान सपा चीफ ने भाजपा को लेकर कहा कि बीजेपी का सफाया हो गया है, बीजेपी को इस बात की घबराहट है। वहीं योगी सरकार को घेरते हुए अखिलेश ने कहा कि अगर सरकार के पैसों का नुकसान हो रहा है तो जनता का नुकसान हो रहा है। सरकार ने रिवर फ्रंट और जेपीएनआईसी को बर्बाद किया है। जाहिर है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार भाजपा और योगी सरकार पर हमलावर हैं। बालासोर ट्रेन हादसे के जख्म अभी भी भरे नहीं थे। देश में एक और बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। इस बार यह हादसा बिहार के बक्सर में हुआ है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। राजधानी दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन के सभी डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं अब तक 100 से भी ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इसमें से कई यात्रियों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेलवे का बचाव दल और स्थानीय पुलिस ने बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाया। भाजपा सरकार में लगातार हो रहे रेल हादसों को लेकर अब विपक्ष लगातार केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर है और निशाना साध रहा है। वहीं इस घटना पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि हादसे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, रेलवे अधिकारी और स्थानीय निवासियों से मिलकर एक टीम के रूप में काम किया। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद एक स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को वहां से निकाला गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। इस बड़े रेल हादसे के बाद कई ट्रेनों के रूट को भी बदल दिया गया है। पीएम मोदी भी इस घटना पर दुख जता रहे हैं, जबकि विपक्ष लगातार इस घटना को लेकर के भाजपा पर हमलावर है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से आज एक बार फिर राहत नहीं मिल सकी। कोर्ट ने नायडू की जमानत याचिका पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका 17 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। चंद्रबाबू नायडू के वकील कृष्णमूर्ति ने बताया कि अदालत ने सीआईडी को जवाबी याचिका दायर करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपए के कौशल विकास घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। राज्य के अपराध जांच विभाग ने उन्हें 9 सितंबर को सुबह करीब 6 बजे ज्ञानपुरम में बस में सोते वक्त गिरफ्तार किया था। सीआईडी का दावा है कि नायडू के ही नेतृत्व में मुखौटा कंपनियों के जरिए सरकारी धन को निजी संस्थानों में हस्तांतरित करने की साजिश रची गई। जाहिर है कि नायडू इससे पहले भी कई बार जमानत की अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक वो जेल में ही हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं का एक दूसरे पर हमला भी तेज होता ही जा रहा है। इसी क्रम में एनसीपी शरद पवार गुट की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है सुले ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भाजपा पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि एनसीपी के भ्रष्ट होने के बावजूद भाजपा पार्टी ने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने भाजपा द्वारा पार्टी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एनसीपी सांसद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए भाजपा को दोहरा चेहरा वाला करार देते हुए कहा कि मैं भाजपा से पूछना चाहती हूं कि एक तरफ आप हमें भ्रष्टाचार पार्टी कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ छगन भुजबल कहते हैं कि राकांपा और भाजपा के बीच बात चल रही थी। सुले ने कहा कि जब राकांपा भ्रष्टाचारी है तो भाजपा ने हमसे क्यों बात की। उन्होंने पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारते हुए कहा कि इससे साफ पता चलता है कि भाजपा हम पर गलत आरोप लगा रही है। एक तरफ वे हमें भ्रष्टाचारी बुलाते हैं और दूसरी तरफ वही हमसे चर्चा करने आते हैं। इससे भाजपा का दोहरा चेहरा स्पष्ट होता है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा को अब ये स्पष्ट करना चाहिए। जाहिर है कि पीएम मोदी कई मौकों पर एनसीपी को भ्रष्टाचार करार चुके हैं, जबकि एनसीपी के ही अजित पवार महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के सुप्रिया सुले ने भाजपा पर निशाना साधा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इसी को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। इस बार मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपनी हालत को पतला देख भाजपा काफी ज्यादा बेचैन नजर आ रही है। तभी पार्टी ने राज्यों में कोई सीएम फेस सामने नहीं रखा है और चुनाव पीएम मोदी के फेस पर लड़ने की योजना बनाई है। लेकिन फिर भी सांसदों को भी टिकट देने पर सवाल उठ रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं। लेकिन 5 राज्यों में भाजपा की स्थिति कुछ खास नजर नहीं आ रही है। इन सभी राज्यों में भाजपा को इस बार जनता के साथ साथ पार्टी के अंदर से भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तभी तो पार्टी ने कोई सीएम फेस भी घोषित नहीं किया है और पीएम मोदी के चेहरे व नाम पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। लेकिन इससे एक तो ये संदेश जा रहा है कि पार्टी को अपनी हार की चिंता है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा का खुद पीएम मोदी पर से विश्वास उठ रहा है। फिलहाल नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा, लेकिन ये तो साफ है ना कि इस बार भाजपा की हालत इन 5 राज्यों में काफी ज्यादा पतली है।
लोकसभा चुनाव करीब आता देख और देश में भाजपा व मोदी सरकार का मैजिक कम होता देख अब भाजपा के साथ साथ आरएसएस के भी स्वर बदलने लग गए हैं और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदुत्व के अलावा सेक्युलरिज्म पर को लेकर भी बयान दे रहे हैं, यहां तक कि मुसलमानों को भी डोरे डाल रहे हैं। इसी क्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करके एक नया बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत 5000 वर्षों से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति धर्मनिरपेक्ष है। सभी तत्वज्ञान में यही निष्कर्ष है। हम सदियों से मानते रहे हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है। ये हमारी भावना है, कोई सिद्धांत नहीं है। इसे जानें, महसूस करें और फिर इसके अनुसार व्यवहार करें। भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का मिशन दुनिया को ये प्रदर्शित करना है कि विविधता और एकता विरोधाभासी नहीं है, इसके बजाय एकता विविधता के भीतर पनपती है। मोहन भागवत ने कहा कि पुराने समय में भारत में कोई भी आ नहीं सकता था, इसीलिए हमें ना तो बाहर और ना ही अपने भीतर झगड़ा करने की जरूरत पड़ी। इसीलिए हमने सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाए। हम एक हैं, यही वस्तु स्थिति है। हम मानते हैं कि सारा जगत ही अपना कुटुंब है, यहीं पर सारी तृष्णा समाप्त होती है। जाहिर है कि देश में भाजपा व पीएम मोदी की बिगड़ती छवि के चलते पिछले कुछ वक्त से आरएसएस और आरएसएस चीफ मोहन भागवत की भाषा काफी ज्यादा बदलती नजर आ रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि आरएसएस और भागवत के इन बयानों से क्या कुछ फायदा मिलता है। इस बुलेटिन में आपके लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे 4PM चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।